हेलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। तो ये छोटा सा लेसन है, इसके अंदर हम इंटरव्यू के बारे में विभिन्न लोगों के व्यूज़ को पढ़ेंगे। तो जो लेसन है ये लिया गया है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। तो ये एक बड़ी किताब है, एक पूरी बुक है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इसके अंदर से ये एक छोटा सा भाग इसके अंदर हमारे लेसन में दिया गया है, जिसको लिखा गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। इन्वेंटेड अबाउट 130 ईयर्स एगो। जो इंटरव्यू है उसका आविष्कार या उसकी खोज 130 साल पहले की गई थी, और कॉमन प्लेस फॉर जर्नलिज्म, और तब से ही लेकर ये जर्नलिज्म पत्रकारिता के लिए एक साझा स्थान बना हुआ है। ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी होता है भिन्न होना। तो जो इंटरव्यू के बारे में राय हैं, इसके कार्यों के बारे में, इसके तरीक़ों के बारे में, और उसकी मेरिट्स, इसके गुणों के बारे में, ये अलग अलग हैं। विभिन्न लोग इसके बारे में भिन्न तरह से सोचते हैं। सम पीपल डिस्पाइज द इंटरव्यू। डिस्पाइज होता है घृणा करना। कुछ लोग इंटरव्यू से घृणा करते हैं। कुछ लोग इसको एक अग्नि परीक्षा के समान मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंटरव्यू तो हमारी सांस की नली पर अंगूठा रख देने के बराबर है, और बहुत सारे लोग इसलिए इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के जरिए जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उनके पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह से जो व्यूज हैं इसके बारे में वो विभिन्न लोगों के अलग अलग हैं, स्पेशली जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। तो वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, लोगों के भिन्न तरह के एक्सपीरियंस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अम्बर्टो इको। तो जो इंटरव्यू है यहाँ वो किसका है? अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। अम्बर्टो इको कौन है? अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। अम्बर्टो इको इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है इस लेसन में। द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो द हिंदू से मुकुंद पद्मनाभन है। द हिंदू तो आपकी सुनी हुई चीज़ होगी, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आज भी हम पढ़ते हैं इसको। तो मुकुंद पद्मनाभन जो है अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हाउ डज़ इको डू सो मच वर्क। तो शुरू में ही वो पूछते हैं कि आप इतना सारा कार्य कैसे कर लेते हैं। आप लेखन भी करते हैं, और आप पोएम्स भी लिखते हैं, लेसन भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो आप इतनी तरह का काम कैसे कर लेते हैं। तो जो इको है वो जवाब देते हैं कि देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, कि हमारे जीवन में बहुत सारे खाली स्थान हैं, और उन खाली स्थान का प्रयोग मैं अपने एसेज या लेसन वगैरह लिखने के लिए करता हूँ। वो उसको एक एग्जांपल भी देता है कि मान लीजिए आप लिफ्ट से मेरे घर पे आ रहे हैं, और मैं अपने कमरे में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब तक आप मेरे घर पर लिफ्ट के द्वारा आएंगे तो मैं आपका इंतज़ार करते हुए खाली नहीं बैठूँगा, बल्कि तब तक तो मैं एक नोट लिख चुका हूँगा। तो मैं कोई भी समय, कोई भी खाली समय वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं, उनको भी मैं अपने लेखन के द्वारा पूरा करता हूँ। तो जो भी मेरी रुचियाँ हैं मैं उनके बारे में लिखता हूँ, उपन्यास, ऐसे वगैरह लिखता हूँ, और उनसे मेरी सारे इंटरेस्ट, मेरी सारी रुचियाँ पूरी हो जाती हैं। स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग ए फिक्शन। और कहता है कि एक फिक्शन, एक उपन्यास लिखने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। कहता है कि बहुत सारे जो उपन्यासकार हैं वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में झूठी परिकल्पनाएं करते हैं, मतलब उनके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, बाद में उनको लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और फिर उनको वो दोबारा सही करते हैं। जबकि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो भी उपन्यास लिखता हूँ उनमें मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, और जो जो प्रयोग मैंने करके देखे हैं, वो सारे प्रयोग और अपनी गलतियों को भी मैं अपने उपन्यासों में लिखता हूँ। जबकि ज़्यादातर उपन्यासकार इस चीज़ से बचते हैं।
क्योंकि इस चीज़ को लिखकर मैं रीडर को ये समझा सकता हूँ कि मैंने किस तरह से किसी चीज़ के बारे में सोचा है, उसके ऊपर मैंने प्रयोग किए हैं और किस तरह से मैं अंततः अपने निष्कर्ष पे पहुँचा। एट द एज ऑफ 22 ही अंडरस्टूड हाउ टू राइट स्कॉलरली बुक्स। 22 वर्ष की आयु में उसको पता चला कि जो स्कॉलरली बुक्स हैं, विद्वतापूर्ण किताबें, वो कैसे लिखी जानी चाहिए। कैसे लिखी जानी चाहिए? वो मानता है कि कोई भी उपन्यासकार जब किसी उपन्यास को लिखता है, उसमें केवल अपने निष्कर्ष को ना लिखे, बल्कि उसके अंदर वो अपनी प्रयोग और अपनी असफलताओं को भी लिखे, ताकि पाठकों को भी ज्ञान हो कि कोई भी चीज़ करना इतनी आसान नहीं होता जितना कि उसको पढ़ लेना होता है। तो वो अपने प्रयासों को भी अपने उपन्यासों में शामिल करता है। ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एट द एज ऑफ 50। उपन्यास लिखने उसने 50 वर्ष की आयु में, लगभग 50 वर्ष की आयु में शुरू किया था। हिज फ्रेंड रोनाल्ड बार्थस वाज एन एसेइस्ट। एसेइस्ट उपन्यासकार, या हम कहें निबंधकार, निबंधकार बोलेंगे। तो जो अम्बर्टो इको उसका एक दोस्त था रोलैंड बार्थस, जो कि एक निबंधकार था, वो निबंध लिखता था। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर। वो किसी ना किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही मर गया, और वो हमेशा इस बात से पछताता रहा कि वो कोई राइटर क्यों नहीं है, वो एसेइस्ट क्यों है, उसे तो राइटर होना चाहिए। उसको इस बात का पश्चाताप रहता था, और इसलिए वो किसी न किसी दिन क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन करना चाहता था, लेकिन वो इससे पहले ही गुजर गया। इको स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। और जो अम्बर्टो इको है, उन्होंने भी एक दुर्घटनावश ही उपन्यास लिखने शुरू किए थे। दुर्घटना क्या थी? वो एक दिन अम्बर्टो इको के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा चलो मैं कुछ ना कुछ लिख ही लेता हूँ, और वहाँ से उन्होंने उपन्यास लिखने शुरू किए थे। द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत फेमस नावल है जो कि अम्बर्टो इको ने लिखा है। वेरी सीरियस नावल, ये बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इसके अंदर डिटेक्टिव यार्न, जासूसी के मामले भी हैं, और बहुत ही गंभीर बातें भी कही गई हैं। तो द नेम ऑफ द रोज, ये किताब इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ही वांट्स टू डू क्रिएटिव एंड सीरियस राइटिंग। उन्होंने ये किताब क्यों लिखी थी? क्योंकि वो रचनात्मक और गंभीर लेखन करना चाहते थे। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million copies. द पब्लिशर डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 copies. तो जब अम्बर्टो इको ने इस बुक को लिखा, तो जो पब्लिशर था, प्रकाशक, उस किताब को निकालने वाला, छापने वाला, उसने कहा, वो एक्चुअल में एक लेडी थी, तो उस लेडी ने कहा कि मुझे तो आपकी इस किताब की 3000 कॉपी भी नहीं लग रही कि अब बिक जाएंगी, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री में, जहाँ पे लोग गिरजाघर, मठ या मंदिर वगैरह को ज़्यादा नहीं मानते, वो ऐसे मामलों को पढ़ना पसंद करेंगे जो आपने इस किताब में लिखे हैं। तो मुझे तो 3000 से ज़्यादा कॉपी बिकती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में इसकी 10 से 15 मिलियन कॉपी बिक गई, और जो बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस। 2 से 3 मिलियन बिकी, और उसके बाद में 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ की बिक गई। तो जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाला मुकुंद पद्मनाभन, वो पूछते हैं कि इस किताब की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे ये बात तो नहीं है कि आपने एक विशेष समय में इसको लिखा था? तो जो अम्बर्टो इको है, वो इसको यही जवाब देते हैं कि यदि मैं इस किताब को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता, तो शायद इतना प्रभाव इसका नहीं होता, और ये किताब उस समय इतनी फेमस क्यों हुई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। मैं भी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बता सकता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ। वो ये है कि पहले, इस किताब से पहले मैं ये सोचता था कि जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, वो केवल आसान अनुभवों को और आसान चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन इसको लिखने के बाद और इसके रिस्पॉन्स के बाद मुझे ये पता चला है कि पाठक कठिन पाठन अनुभवों को पढ़ना भी
रुचि लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा ही इस बुक के साथ हुआ। लेकिन निश्चित रूप से मैं इसकी सफलता के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तो इतनी इसकी समरी है। थैंक यू।